एनडीए की सरकार बिहार में है। एनडीए की सरकार जो है वो समाज और देश दोनों के लिए खतरा है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है। डिक्टेटर की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं और डेमोक्रेसी इस देश में रहनी चाहिए, बचनी चाहिए। उसके लिए बिहार के इलेक्शन में हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और कॉन्टेस्ट भी करेंगे। कितने सीटों पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? कोई चेहरा होगा? क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप लोग मैदान में? हम लोग तो, हमारा चेहरा जो है वह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चेहरा होगा और वही हम लोग का सही प्रतिनिधि होगा। वही डेमोक्रेसी वहाँ पर बचा सकता है, ऐसा हम लोग कहना है। और उसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग का। सर, आप लोग वंचित बहुजनों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि 15 साल में उनकी सरकार 40 करोड़ के बजट से जो है बढ़कर के 1700 करोड़ के बजट पर आ गई है, विकास हुआ है, काम कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से इतना ही पूछूंगा, लोहार समाज है, नाई है, दर्जी है और नहीं गिनता हूं, आप इनमें से कितने लोगों को कैंडिडेचर दिए? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एमएलए चुन के दिए, मैं उनसे वही कहूँगा कि आप कितने लोगों को कैंडिडेट दिए 15 साल के अंदर, ये आप बताइए। अगर नाई है, कुम्हार है, दर्जी है, लोहार है, अगर इनको आप कैंडिडेचर नहीं दे सकते तो आपने क्यों नहीं दिए, इसका खुलासा कर दीजिए। क्या ये समाज का हिस्सा नहीं है? लेकिन वो कह रहे हैं सर कि उन्होंने सबका विकास किया है। क्या नीतीश कुमार का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है? मैंने सवाल ये किया है कि उनको जवाब दीजिए कि आपने इनको कैंडिडेचर क्यों नहीं दिया। तो इस बार बिहार की जो फाइट है उसमें नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की बीच लड़ाई नजर आ रही है। आप दोनों में बेहतर किसको मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं बिहार की जनता को तीसरा विकल्प चाहिए? पॉलिटिकल रीडिंग और मेरी पॉलिटिकल रीडिंग अलग है। आप जो दिखाई देता है वो आप कभी देखते नहीं हो, और जो दिखाई नहीं देता वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ये इतनी सीधी लड़ाई नहीं है, और इसमें बाकी भी प्लेयर्स है कि जिनकी अपनी एक खुद की एक इमेज है। बिहार के ही लोग हैं वो, उनकी भी अपनी एक इमेज है और वो भी इस राजनीति में प्रभाव डाल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी, जो पिछला लोकसभा हुआ वैसे ये होने वाला नहीं है। आपको लगता है कुछ मिरेकल होने वाला है बिहार की पॉलिटिक्स में? मैं मिरेकल में नहीं विश्वास रखता हूँ। लोगों की जो रुझान है उससे अनुमान निकालता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं है। तो क्या रुझान क्या है कि क्या नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में? अभी नहीं बताऊंगा। एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश सरकार के खिलाफ? अभी नहीं बताऊंगा। मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या किसान बिल जिस तरीके से हाल में आए, किसान का बिल है उससे लेके जाएंगे। जितने भी शेड्यूल कास्ट है सभी शेड्यूल कास्टों को इकट्ठा लेना, जो है इकट्ठा ले जाना है, उसको है। उसके साथ में जो है यहाँ जो मुस्लिम समाज जो है वो रास्ता ढूंढ रहा है, तो उनके साथ में बैठ के ये है। तीसरा जो है कि डेवलपमेंट की बात यहाँ पर होती है, लेकिन एग्रो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात होती नहीं है। तो यहाँ एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसका भी एक लेकर सकते उस पर। सर, एक आखिरी सवाल, क्या बिहार में नए दोस्त होंगे आपके साथ, नए साथी जोड़ने की कोशिश होगी? नए दोस्त, नए साथी जोड़ने की साथी होगी। तो बिहार चुनाव डर का माहौल पैदा किया है, उसको अमल कर रही है। अब लोगों को आज भी डरा रही है। प्रकाश जी आप पटना में हैं, मेरा ये स्पेसिफिक सवाल आपसे है कि पटना सेंट्रल में आप बैठ के क्या आप डर का माहौल फील कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, आपकी जो 3 दर्जन बाउंसर्स हैं, ये बाउंसर्स हमें नजर नहीं आते हैं। ये पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इतने सारे बाउंसर्स, इनकी जरूरत क्या है आपको यहाँ पर? इनको क्यों आप लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है? देखिए, बाउंसर्स जो है वो होटल के बाउंसर्स है, वो हम लोग के नहीं है। पहला ये खुलासा कर दूं, एक बात। दूसरी बात ये है कि
चाहे मैं पटना में हूं, चाहे चंडीगढ़ में हूं, चाहे कलकत्ता में हूं और चाहे चेन्नई में हूं, डर किसी शहर में नहीं होता है, डर व्यक्ति में पैदा किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि प्राइम मिनिस्टर के मर्डर के आरोप में मैं दूसरा आरोपी हूं, ये डर नहीं तो क्या है। वहां के पुलिस अधिकारियों ने जब कहा कि ये फर्जी रिकॉर्ड बना रहे हैं, तब जाके हुआ। आप ऐसे अगर स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट के माध्यम से आने लगेंगे तो लोगों को डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। आज कोई कह रहा है, बजाज का स्टेटमेंट लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट है, 8,000 करोड़ के मालिक है, उन्होंने कहा कि अगर मैं सही कहूंगा तो मुझे डर है कि ईडी मेरे घर पे शाम को आ जाएगी। और क्या चाहिए आप लोगों को। इस चीज को दूसरे तौर पे भी देखें कि बाबा साहब आम्बेडकर के बरसों थे, प्रकाश आम्बेडकर को पूरे देश में डर लगता है, तभी वो 3 दर्जन। देखिए, ऐसा डर लगता तो शायद मेरे ख्याल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करता। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सरकार को कि भैया आप अगर कह रहे हो तो मुझे अरेस्ट करके बताइए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप सख्त सुरक्षा व्यवस्था में कर रहे हैं। 40 वर्षों के पत्रकारिता में आज हमने पहली बार इतने बाउंसर्स देखे हैं सर, इतने बाउंसर्स का घेरा हुआ। मैंने आपसे कहा कि भैया ये जो व्यवस्था है ये यहाँ की होटलों की व्यवस्था है, क्योंकि काफी कार्यकर्ता लोग आएंगे, उन्होंने की अपनी है, ये हमारी नहीं है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज भी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप पटना पुलिस से सिक्योरिटी मांग सकते थे, पटना के सीनियर एसपी सिक्योरिटी, ये तेजस्वी यादव हो, कुछ चीफ मिनिस्टर हो, इतने सिक्योरिटी लेके नहीं चलते जितना कि डर का माहौल आप पटना में दिखा रहे हैं इन बाउंसर्स के सहारे। नहीं, बाउंसर्स के सहारे डर का माहौल नहीं बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जिन लोगों को अपनी बात कहनी है वो कह नहीं रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पुलिस इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी इस्तेमाल किया जा रहा है, एनआईए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका डर है। इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। कमीशन जो है बनेगा, मेरे ख्याल से उसके माध्यम से जो है इसको एड्रेस किया जा सकता है। और परमानेंसी की जो बात है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके एक वर्क जो है वो हम लोग एक विश्वास यहाँ पर दिला सकते हैं। जहाँ तक बिहार की राजनीति है वो समाज की राजनीति में बटा हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंसानियत की राजनीति यहाँ की शुरुआत हो, वंचित की राजनीति यहाँ पर शुरुआत हो। लोहार है, नाई है, कुम्हार है, छोटे छोटे समाज जो है कि जो अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं, पहचान बननी चाहिए करके ऐसा लग रहा है, लेकिन धार्मिक राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए वंचित मोर्चा ये ऐलान करती है कि इस बार जो है ये जो छोटी छोटी समाज जो है जिसको अति पिछड़ा करके हम लोग कहते हैं, उनमें से जो है वो उम्मीदवारी के रूप में, कैंडिडेचर के रूप में खड़े दिखाई देंगे। हम लोग जीते या हारे इससे कोई मतलब नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का एक जिम्मेदारी होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हर समाज को अपने साथ में ले जाए, जो अपने विचारधारा से चलती है वो उसको साथ में ले जाए और उसको जो है वो कैंडिडेचर देके उसकी एक रिकॉग्नाइज करे। कैंडिडेचर देने के बाद जीतना या हारना मैं समझता हूँ वोटरों की बात है, तो वोटर फैसला करे कि इसको असेंबली में भेजना है या नहीं भेजना है। ये जो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम के अंदर जो चर्चा चलती है कि इनको अगर हमने वोट दिया, कैंडिडेचर दिया, तो इनके साथ में कितने लोग आएंगे, ये जो एक चर्चा चलती रहती है उसको हम लोग को तोड़ना चाहते हैं। सामाजिक तौर से इंसानियत की राजनीति चले, इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं।
उसकी जात और उसकी समाज और उसकी संख्या ये राजनीति का मुद्दा ना बने, लेकिन उसकी काबिलियत जो है वो काबिलियत की राजनीति का मुद्दा बने, इसको ही हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आखिरी बात मैं यहाँ पर आपके सामने और फिर सवालों के लिए मैं खुला करूंगा। ये जो डर की राजनीति इस देश में शुरुआत हो चुकी है, आरएसएस बीजेपी ने जो एक डर की राजनीति इस देश में निर्माण की है कि कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ईडी की नोटिस भेजी जाती है, किसी को इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जाती है, किसी को सीबीआई के माध्यम से डराया जा रहा है, किसी को एनआईए के माध्यम से यहां पे डराया जा रहा है। ये डर की राजनीति जो है वो इस देश को पूरी तरह से खोखला बना रही है। मैं अगर आंकड़ों में अगर बात करूं, जिसकी मिनिमम फाइनेंशियल 500 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। अफ्रीका में एक संस्था है रिच माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन करके, आप वेबसाइट पे जाइए, आपको इसकी पूरी आंकड़े मिल जाएंगे। करीब करीब 2014 से लेके आज तक कि जिनकी 500 करोड़ की मालमत्ता है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, 75,000 फैमिली भारत से बाहर माइग्रेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने प्रॉपर्टी के साथ माइग्रेट हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहा था, और हम लोग ये कह रहे हैं कि भी यहां अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, यहां पर जो लागत होनी चाहिए वो लागत क्यों नहीं हो रही है। ये जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का भी माइग्रेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्स का भी जो माइग्रेशन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गंभीरता का विषय है। ना इस विषय को कोई पार्लियामेंट में उठा रहा है, और ना कहीं इसकी चर्चा कहीं हम लोग को मिलती है। ये आंकड़े जो है, ये मैंने जैसे कहा कि 75,000 की जो आंकड़े, ये मेरे आंकड़ा नहीं है, ये उन्होंने लिस्टिंग की है कि इंडिया में से कौन कौन फैमिलीज है कि जिन्होंने कौन से देश में माइग्रेट किया है, और जाते समय उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो वहां जाके लिया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो डर का जो माहौल है, और ये डर के माहौल की वजह से यहाँ का जो पूंजीपति है, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो यहाँ से जो भाग रहा है, मेरे ख्याल से उसको किसी न किसी तरह से विश्वास देना कि भैया आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो कुछ है वो आपको डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आप समझौता कर सकते हो, लेकिन ना आपका नाम खराब होगा, ना आपको जेल में डाला जाए। क्योंकि आज किसी को जेल में डाला जाता है तो 2-3 साल के पहले वो बाहर निकलता ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए ये जो डर का माहौल है, इस डर के माहौल के खिलाफ हम लोगों को कह रहे हैं कि खुलेआम जो है इस सरकार के खिलाफ आपको वोट देना है। जब तक ये डर का माहौल खत्म नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल से इस देश में इन्वेस्टमेंट आना भी शुरुआत नहीं होगा, और यहाँ जो पूंजीपति है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत नहीं करेगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होता तब तक यहाँ जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो सरकार जो है वो कुछ करना नहीं चाहती है। हालांकि उनके अधिकार जो है वो अधिकार निकालना चाह रही है, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से। जिस मांग को हम लोग ले रहे हैं कि आप रिजर्व सीट खत्म करो, उसको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे नहीं लगता ना कांग्रेस ना बीजेपी इसको हाथ लगाएगी।
लेकिन समाज के अंदर एक शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए बिहार से हम लोग ये शुरुआत करने जा रहे हैं कि कुछ जनरल सीटों में से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवार जो है वो हम लोग खड़ा करना शुरुआत करेंगे, ताकि ये जो पॉलिटिकल